हेलो दोस्तों, अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उसके सिलेबस में नंबर सिस्टम नाम का एक टॉपिक है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम को। बेसिक से कवर करेंगे और वीडियो को एंड तक आपको पता चल जाएगा कि हाँ, हमने कुछ सीखा, कुछ नया जानने को मिला और नंबर सिस्टम के एडवांस तक पहुंच जाएंगे। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं नंबर सिस्टम को और नंबर सिस्टम को बेसिक से एडवांस तक पहुंचाएंगे और सारे टाइप के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो को एंड तक देखेंगे और कुछ नया सीखेंगे। तो अगर सीखना है, सीरियस एक्सपीरियंट है, आप सीरियस होकर पढ़ाई कर रहे हैं तो पेन कॉपी उठाइए और बैठ जाइए और आराम से वीडियो को एंजॉय कीजिए और साथ ही साथ कुछ नया सीखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम को। देखिए, नंबर सिस्टम के लिए सबसे पहले नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए आपको। तो नंबर्स के बारे में बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो चलिए नंबर्स के बारे में एक बार जानते हैं नंबर्स होते क्या। अगर हम दुनिया के सारे नंबरों की बात करें, दुनिया के सारे नंबर को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। दुनिया के सारे नंबर्स जो हैं, दुनिया के सारे नंबर्स को दो कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक हमारा होता है रियल नंबर और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। जिसको इनके बारे में नहीं पता कोई बात नहीं, हम बिल्कुल बेसिक से कर रहे हैं, एक एक चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो रियल नंबर क्या होता है? वो नंबर जिसको हम नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हैं उसे हम रियल नंबर के नाम से जानते हैं। उन नंबर्स को, उन सारे नंबर्स को जिनको हम नंबर्स लाइन पे डिनोट कर सकते हैं उसे हम रियल नंबर बोलते हैं। 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, -1, -2, -3, या पॉइंट के जितने नंबर्स हैं हमारे पास, फ्रैक्शन के जितने नंबर्स हैं हमारे पास, या रूट के जितने नंबर्स हैं वो हमारे पास, वो रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, जिसे हम किसके फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं? जिसको हम रैशनल नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हैं उसे हम बोलते हैं रियल नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? इसको हिंदी में हम वास्तविक संख्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या। और कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इमेजिनरी नंबर भी बोला जा सकता है, इसे इमेजिनरी नंबर भी बोलते हैं, या फिर काल्पनिक संख्या हिंदी में बोला जाता है, काल्पनिक संख्या। तो हमने दुनिया के सारे नंबर को दो कैटेगरी में डिवाइड किया, पहला रियल नंबर और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर। तो रियल नंबर क्या होता है? जिसे नंबर लाइन पे हम डिनोट कर सकते हैं, सारे नंबर जिसे नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हैं, या अदर वे में कहें हम कि वो सारे नंबर्स जिनका स्क्वायर करने पे पॉजिटिव नंबर आता है, वो सारे नंबर्स जिनका स्क्वायर करने पे पॉजिटिव नंबर आता है। मान लीजिए -2 का स्क्वायर किया मैंने तो 4 आ गया, पॉजिटिव नंबर आ गया। अगर मैंने 3 का स्क्वायर किया तो 9 आ गया, पॉजिटिव नंबर आ गया। तो वो सारे नंबर्स जिनका हम स्क्वायर करें तो हमें एक पॉजिटिव नंबर मिले तो वो होता है हमारा रियल नंबर। बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर वो नंबर होते हैं जिसे हम आयोटा की फॉर्म में लिखते हैं। तो ये साहब, या आयोटा क्या होता है? आयोटा क्या वाला है? तो आयोटा कुछ नहीं होता, बेसिकली हम आयोटा को आई से डिनोट करते हैं। वो सारी नंबर्स, मान लीजिए रूट के अंदर आपको पास -1 है तो हम बोल देते हैं ये सॉल्व नहीं हो सकता है, रियल रूट्स नहीं है इसके। हम रूट्स निकालते हैं ना, नेचर ऑफ रूट्स, तो हम बोलते हैं रियल रूट्स नहीं है। तो अगर आप आगे सॉल्व करेंगे, इसे इमेजिनरी रूट्स निकालेंगे इसको, तो आयोटा का स्क्वायर करेंगे तो वो -1 के बराबर होता है। आयोटा का स्क्वायर -1 के बराबर होता है। मतलब वो सारे नंबर जो आयोटा की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं उसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। जैसे 2 + 3 आयोटा हो गया, ठीक है, या फिर 3 आयोटा हो गया, या 2 + 9 आयोटा हो गया, कुछ भी ले सकते हैं। आयोटा की फॉर्म में जिसे प्रेजेंट किया जाता है उसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। या फिर अदर वे में आप ये बोल सकते हैं कि ऐसे नंबर जिनका स्क्वायर करने पे नेगेटिव नंबर मिलता हो। आयोटा का स्क्वायर करेंगे तो -1 मिलेगा, मतलब नेगेटिव नंबर मिलेगा, तो वो हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। फर्दर हमें हमारे सिलेबस में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जो सिलेबस है उसमें फिलहाल के लिए ये तो नहीं है हमारे पास, हमारे सिलेबस में ये नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है। तो फर्दर हम रियल नंबर के बारे में पढ़ेंगे कि रियल नंबर को और कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है और कौन कौन से नंबर होते हैं, क्या क्या पहचान होती है। तो चलिए रियल नंबर को ही आगे बढ़ाते हैं।
अगर रियल नंबर को हम आगे बढ़ाएं तो रियल नंबर को फर्दर हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। रियल नंबर को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से? तो आप सभी को पता होगा, एक होता है रैशनल नंबर और एक होता है इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर और एक होता है इरेशनल नंबर। तो हिंदी में भी बता देता हूं मैं, रैशनल नंबर को हम हिंदी में परिमेय संख्या बोलते हैं, इसको हम परिमेय संख्या बोलते हैं। और इरेशनल नंबर को हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो रैशनल नंबर क्या होता है? वो नंबर जिसे हम P अपॉन Q की फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, उसे हम रैशनल नंबर बोलते हैं। वो नंबर जिसे हम P और Q की फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं, और वेयर जहां हमारा P एंड Q जो होगा वो इंटीजर्स होगा, एंड Q नॉट इक्वल टू 0 होगा। रैशनल नंबर क्या होता है? वो नंबर्स जिसे हम P अपॉन Q की फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं, और Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और P और Q जो है वो इंटीजर्स होने चाहिए। ठीक है, तो इंटीजर्स क्या होते हैं? तो इंटीजर्स के बारे में भी आगे पढ़ेंगे हम। फिलहाल आप इतने याद रखिए कि रैशनल नंबर जिसे P अपॉन Q की फॉर्म में लिखते हैं और Q 0 के इक्वल नहीं हो सकता। एग्जाम्पल के लिए अगर हम एग्जाम्पल लें तो एग्जाम्पल के लिए बोल सकते हैं, मान लीजिए 2/3 है, 5/9 है, 7/2 है, कुछ भी कोई से भी नंबर जो फ्रैक्शन की फॉर्म में होते हैं उसे हम परिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है, जिसे P अपॉन Q की फॉर्म में लिखते हैं। अगर कोई बच्चा बोले कि 2/0, तो ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि जीरो को किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो वो अनडिफाइंड आता है, नॉट डिफाइंड आता है, तो इसे डिफाइन नहीं किया जा सकता। इसलिए यहाँ पे बताया गया है कि Q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि Q 0 के इक्वल होगा तो उसे डिफाइन ही नहीं कर सकते, तो हम कैसे बोल सकते हैं कि वो रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो इसलिए ये एक्सेप्शन है, इसे हटा दीजिए। ठीक है, 0 के इक्वल नहीं रख सकते हम। बात करते हैं रैशनल नंबर की, तो रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिसे P अपॉन Q की फॉर्म में हम नहीं लिख सकते। P अपॉन Q की फॉर्म में हम नहीं लिख सकते, तो वो कौन कौन से नंबर हो गए P अपॉन Q की फॉर्म में हम नहीं लिख सकते? हाँ, एक बात और कि कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि मान लीजिए ये 10 है, तो 10 क्या रैशनल है कि इरेशनल है? तो बोलेंगे Q तो है ही नहीं इसमें, तो 10 के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1, तो Q तो मिल गया ना हमें, P ये रहा और Q ये रहा, और Q 0 भी नहीं है, तो ये सारे जो है ये हमारे रैशनल नंबर्स हैं। ठीक है, बात करते हैं इरेशनल की, तो P अपॉन Q की फॉर्म में हम उसे नहीं लिख सकते, तो वो कौन कौन से नंबर हो गए? तो रूट वाले जितने भी नंबर होते हैं हमारे पास वो इरेशनल नंबर होते हैं। √2, √3, √5, √11, या फिर हम किसी भी रैशनल नंबर को इरेशनल नंबर में प्लस करते हैं तो वो इरेशनल होता है। मान लीजिए 2 + √3 लिखा, तो ये पूरा नंबर भी एक इरेशनल नंबर है। मैंने लिखा 1 - √5, तो ये भी एक पूरा इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो इरेशनल नंबर क्या होता है? जो रूट वाले नंबर होते हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं हमारे। ठीक है, रैशनल नंबर इरेशनल नंबर समझ में आ गया? चलिए, तो हम फिर से रैशनल नंबर को फर्दर दो पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से देख लेते हैं एक बार। रैशनल नंबर, अब रैशनल नंबर को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक बात और मैं बताना भूल गया आप लोगों को कि यहां जो रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है उसे पहचानने का एक और तरीका होता है। जो रैशनल नंबर होता है वो नॉन रिपीटिंग, सॉरी रिपीटिंग बट नॉट टर्मिनेटिंग होता है। ठीक है, और ये होता है नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। क्या हो रहा है? ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन रिपीटिंग का मतलब ये है कि
ये ना तो रिपीट करेगा ना ही टर्मिनेट होगा। मान लीजिए हम किसी को डिवाइड करते हैं, √2 ले लेते हैं, √2 की वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग 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 चलती जाएगी, लेकिन वो कभी रिपीट नहीं करेगी। जैसे मान लेते हैं 1/3, 1/3 एक रैशनल नंबर है, ठीक है। इसको अगर 1 को 3 से डिवाइड करेंगे हम, तो ये 0.3333 समथिंग आएगा। तो ये टर्मिनेट तो नहीं हो रहा, खत्म तो नहीं हो रहा, चलता जा रहा है इनफाइनाइट तक, बट रिपीट कर रहा है। तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होता है रैशनल नंबर, और ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। बात करते हैं ये टर्मिनेट भी हो सकता है। मान लीजिए हमारे पास 10/2 है, तो ये आ गया 5, तो ये टर्मिनेट हो गया ना। टर्मिनेट का मतलब जो पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, नॉन टर्मिनेट का मतलब जो पूरा पूरा डिवाइड ना हो और वो चलता जाए, कभी खत्म ना हो इसका डिवीजन, ठीक है। जैसे 1/3 का डिवाइड करेंगे आप तो कभी खत्म ही नहीं होगा वो, ठीक है, वो चलता जाएगा, 3 आता जाएगा, तो वो होता है नॉन क्या टर्मिनेटिंग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को दो पार्ट्स में कैटेगराइज कर सकते हैं हम, कौन कौन से वो देख लेते हैं एक बार। रैशनल नंबर को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, कौन कौन से, एक तो फ्रैक्शन होता है, दूसरा इंटीजर्स होता है। तो जो भी फ्रैक्शन वाले नंबर होते हैं, ये फ्रैक्शन हो गया, और दूसरा इंटीजर्स होते हैं। तो फ्रैक्शन को हम हिंदी में भिन्न बोलते हैं, और इंटीजर्स को पूर्णांक बोला जाता है, ठीक है। फ्रैक्शन को हम हिंदी में भिन्न बोलते हैं और इंटीजर्स को पूर्णांक बोलते हैं। तो रैशनल नंबर को भिन्न और पूर्णांक में डिवाइड किया जा सकता है। तो अब बात करते हैं फ्रैक्शन कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से फ्रैक्शन हो गए। तो फ्रैक्शन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास फ्रैक्शन जो होता है बेसिकली 3 टाइप का होता है। कौन कौन से फ्रैक्शन होते हैं, पहले प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरा होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और तीसरा होता है मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है। पहला प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और तीसरा होता है मिक्स फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब है कि मान लीजिए प्रॉपर फ्रैक्शन 2/3 हो गया, 5/9 हो गया, 7/11 हो गया। तो आप नोटिस कर रहे होंगे कि जो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू छोटी होती है और नीचे वाली वैल्यू जो होती है बड़ी होती है। देखिए यहाँ पे 2 और 3 में कौन बड़ा है, 3 बड़ा है ना, नीचे वाली वैल्यू बड़ी है। 5 और 9 में कौन बड़ा है, 9 बड़ा है, नीचे वाली वैल्यू बड़ी है। 7 और 11 में कौन बड़ा है, नीचे वाली वैल्यू बड़ी है। तो नीचे वाली वैल्यू जब बड़ी होगी आपकी, तो वो आता है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन में। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा, इसका उल्टा। मान लीजिए हमारा ऊपर वाली वैल्यू बड़ी हो, नीचे वाली छोटी हो, तो मान लीजिए मैंने लिख दिया 3/2, मैंने लिख दिया 9/6, मैंने लिख दिया 10/3। तो जो भी इसमें नंबर्स दिख रहे हैं आपको, ये 3/2, तो 3 बड़ा है ना, ऊपर वाली वैल्यू बड़ा है, तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। 10 बड़ा है 3 से, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। कोई भी नंबर हो सकते हैं, ठीक है। तो वो नंबर्स, वो फ्रैक्शंस जो ऊपर वाली वैल्यू, जिसमें ऊपर वाली वैल्यू बड़ी हो और नीचे वाली वैल्यू छोटी हो, उसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। और ऊपर वाली वैल्यू अगर छोटी हो और नीचे वाली बड़ी हो, तो हम उसे प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। तो मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, आपने बचपन में देखा होगा कि हम कई फ्रैक्शन को ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, कई फ्रैक्शन को इस टर्म की फॉर्म में लिख देते हैं। तो ये होता है मिक्स फ्रैक्शन, ये होता है मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन को हम कन्वर्ट कर सकते हैं प्रॉपर या इनप्रॉपर में। देखिए इसको कन्वर्ट करने का बहुत ही आसान तरीका होता है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा उसमें 1 प्लस कर देंगे ऊपर वाला। तो 2 2 जा 4 + 1 5, तो 5/2 हो गया। 5/2 एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये देखिए 5 × 3 क्या हो जाएगा, 15, 15 + 1 16, तो 16/3 क्या है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम फ्रैक्शन को 3 पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। बात करते हैं इंटीजर्स की। तो इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स जो वो सारे नंबर्स जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं। हमारा नंबर लाइन दिख, आपको पता होगा कि नंबर लाइन क्या होता है, 0। 0 जो होता है एक न्यूट्रल नंबर होता है, ना ही वो पॉजिटिव होता है ना ही एक नेगेटिव होता है। तो आपसे एक नंबर के एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि न्यूट्रल नंबर कौन सा होता है, तो 0 एक न्यूट्रल नंबर होता है, ठीक है। यहाँ पे हो गया -1 -2, ये इनफाइनाइट तक जाएगा। इसी प्रकार से +1 +2 ये इनफाइनाइट तक जाएगा। तो इंटीजर्स क्या होते हैं, जिसमें पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर दोनों हो और 0 भी हो।
तो कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव नंबर एंड नेगेटिव नंबर इज कॉल्ड इंटीजर्स, पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर। ठीक है, ये सारे हमारे इंटीजर्स होते हैं। तो चलिए इंटीजर्स के अंदर कौन कौन से नंबर आते हैं एक बार उन नंबरों के बारे में जानते हैं, पढ़ते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहले मैं नंबर्स को लिख देता हूं कि कौन कौन से नंबर आते हैं, फिर उसके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे हम। तो इंटीजर्स में हम नंबर पढ़ेंगे, चलिए देखते हैं। पहला पढ़ेंगे हम नेचुरल नंबर के बारे में, दूसरा पढ़ेंगे हम होल नंबर के बारे में, तीसरा पढ़ेंगे हम प्राइम नंबर के बारे में, चौथा कंपोजिट नंबर, पांचवा को प्राइम नंबर, छठा देख लेते हैं, छठा मान लेते हैं ऑड नंबर, अगर आप दिल्ली के रहने वाले हैं तो ऑड नंबर तो अच्छे से पता होगा, ऑड इवन का कंसेप्ट चलता है, जब पॉल्यूशन बढ़ जाता है तो आप लोग अच्छे से जानते होंगे ऑड नंबर इवन नंबर क्या होता है। हम फिर से सातवां पढ़ेंगे हम इवन नंबर के बारे में। और कोई नंबर छूट तो नहीं गया? नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर और कोई नंबर होता है क्या? इतना पढ़ते हैं, अगर याद आता है कुछ तो और मैं बीच बीच में आपको बताता रहूंगा। तो सबसे पहले हम नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ेंगे कि नेचुरल नंबर होता क्या है। तो बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, गिनती जो काउंटिंग होती है वो हमारी नेचुरल नंबर की फॉर्म में होती है। काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इनफाइनाइट तक जाती है। तो नेचुरल नंबर क्या होता है? जो 1 से स्टार्ट होता है, और 2 3 4 इनफाइनाइट तक जाता है। तो इसे हम काउंटिंग नंबर के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि इसे काउंटिंग की फॉर्म में लिखा जाता है, इसी को हम काउंटिंग बोलते हैं ना। काउंटिंग 0 से तो स्टार्ट करते ही नहीं है, काउंटिंग 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इनफाइनाइट तक। ओके, बात करते हैं होल नंबर की। तो नेचुरल नंबर में अगर मैं 0 को ऐड कर दूं तो वो होल नंबर बन जाएगा, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा होल मतलब पूरा। हाँ, हिंदी में बताना भूल गया मैं, नेचुरल नंबर को प्राकृतिक संख्या बोलते हैं हिंदी में, और होल नंबर को हम क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या, पूरी संख्या। पूरी संख्या कब हो जाएगी? जब 0 दिया, 0 भारत ने दिया तभी तो दुनिया को गिनती आई। तो अगर 0 को हम ऐड कर दें इन सब में तो होल नंबर बन जाएगा हमारा, ठीक है। तो होल नंबर क्या होता है? होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 7 और ये इनफाइनाइट तक जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे छोटा होल नंबर कौन सा है, तो आपका जवाब होना चाहिए 0। 0 सबसे छोटा होल नंबर है हमारा, ठीक है। बात करते हैं प्राइम नंबर की। तो प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिसका कॉमन फैक्टर 1 होता है, जिसके जो फैक्टर्स होते हैं, एक तो वो खुद नंबर होगा और एक होगा, मतलब 2 फैक्टर्स होंगे, एक खुद नंबर होगा, एक होगा। देखिए जैसे मान लेते हैं 2 3 5 7 11, ये सारे नंबर्स हमारे प्राइम नंबर्स हैं। तो मैं क्या बता रहा था आपको कि जिसके 2 फैक्टर्स होंगे केवल, जैसे 2 है, 2 के केवल 2 फैक्टर्स हैं, 2 × 1। इसके अलावा कुछ लिख सकते हैं क्या 2 को? नहीं लिख सकते ना। अब कई बच्चे बोलेंगे 1 × 2 लिख सकते हैं, बात तो वही है ना कि 2 × 1 या 1 × 2, इसके अलावा कुछ लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते ना। तो ये हमारे हो गए क्या? प्राइम नंबर, ठीक है। तो प्राइम नंबर जिसके 2 फैक्टर होते हैं, एक ये फैक्टर एक ये फैक्टर, उसके अलावा कोई फैक्टर नहीं हो सकता, वो हमारे प्राइम नंबर होते हैं। फिर 3 को भी 3 × 1 लिख सकते हैं, 5 को भी 5 × 1 लिख सकते हैं, 7 को 7 × 1 लिख सकते हैं। आप बोलेंगे 9 क्यों नहीं आया? तो 9 को 1 × 3 × 3 लिख सकते हैं, जो 9 है उसे 1 × 3 × 3 लिख सकते हैं। तो 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए ना, तो हमें तो 2 फैक्टर चाहिए बस। तो मैक्सिमम और मिनिमम 2 फैक्टर होने चाहिए, ठीक है। 2 से ज्यादा ना 2 से कम, एग्जैक्ट 2 होना चाहिए। एग्जैक्ट 2 जिसके फैक्टर होंगे वो हमारा होंगे प्राइम नंबर। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसमें कि सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है। तो आप तो इजीली बता देंगे कि 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है, लेकिन 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है, ये तो ठीक है, लेकिन
जो सबसे, अगर 2 की बारे में बात करें हम, तो 2 जो है सबसे छोटा प्राइम नंबर है और सबसे छोटा और इवन प्राइम नंबर है। सबसे छोटा और इवन प्राइम नंबर पूछा जाए तो 2 है, 2 के अलावा कोई इवन प्राइम नंबर है ही नहीं, आप चेक करके देख सकते हैं। और ये जो प्राइम नंबर है इसको निकालने का भी तरीका होता है, एक ट्रिक होता है, ट्रिक बोल सकते हैं। कि आप कब तक ऐसे करेंगे, आपको कोई बोल दे कि 200 और 1000 के बीच में प्राइम नंबर कितने हैं, कौन कौन से प्राइम नंबर है, तो आप कैसे पता करेंगे, कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए हमारे पास एक ट्रिक होता है। क्या होता है ट्रिक? हम प्राइम नंबर को 6n + -1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 6n + -1 की फॉर्म में। और जो n है वो हमारा इंटीजर्स है, वेयर n इज इंटीजर्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसे आपको नोट करना चाहिए अपनी नोटबुक में, नोट कर लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि अगर ये आपको पता होगा तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही उड़ा सकते हैं हम चुटकियों में। ठीक है, तो ट्रिक क्या है? 6n + -1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। केवल 2 और 3 को छोड़ के बाकी सारे नंबरों को हम 6n + -1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब क्या कहने का मतलब यह है कि जो भी हमारे प्राइम नंबर आएंगे वो 6 के फैक्टर से एक कम या एक ज्यादा होगा। 6 से फैक्टर से एक कम या एक ज्यादा। देखिए n की जगह अगर मैं 1 रखूं, लेकिन जरूरी नहीं है 6 के फैक्टर से एक ज्यादा एक कम होगा, उसी जगह पे बैठेंगे, लेकिन जरूरी नहीं है ये सारे नंबर्स हो। कहने का मतलब ये है, देखिए n की जगह अगर मैं 1 पुट करूं तो क्या आएगा? n की जगह अगर मैं 1 पुट करूं, सबसे पहले n की जगह अगर मैं 0 पुट करूं तो 1 - 1 आएगा। तो पहले 1 क्या प्राइम नंबर होता है? नहीं। बात करते हैं अगर n की जगह मैं 1 पुट करूं तो 6, तो यहां पे आ जाएगा 6 + -1। तो 6 में से 1 करेंगे 5 आ जाएगा माइनस, और 6 + 1 हो जाएगा 7। तो 5 और 7 प्राइम नंबर है ना हमारे। देखिए 5 और 7 प्राइम नंबर है। n की जगह अगर 2 पुट करूं तो 6 × 2 कितना होता है? 12 होता है। 12 + 1 कितना हो गया? 13 हो गया। 13 भी प्राइम नंबर है हमारा। 12 - 1 कितना हो गया? 11 हो गया। 11 भी प्राइम नंबर है हमारा। तो ऐसे इजीली आप फाइंड कर सकते हैं प्राइम नंबर को। ठीक है, बात करते हैं कंपोजिट नंबर की। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है? तो देखिए प्राइम नंबर का जस्ट उल्टा कंपोजिट नंबर होता है हमारा। क्या होता है? प्राइम नंबर का जस्ट उल्टा कंपोजिट नंबर होता है। मतलब वो नंबर्स जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, 2 से ज्यादा फैक्टर हो, उसे हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर क्या होता है? जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं। कंपोजिट नंबर क्या होता है? जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। तो देख लेते हैं कौन कौन से कंपोजिट नंबर है। मान लीजिए 3 तो हो नहीं सकता ना, क्योंकि 3 प्राइम हो चुका है और 2 भी प्राइम हो चुका है। 4 मान लीजिए, 6 मान लीजिए, 9, 10, 12, ये सारे नंबर जो है हमारे कंपोजिट नंबर है। क्यों? 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 × 2 × 1, 3 फैक्टर हो गए। 6 को क्या लिख सकते हैं? 2 × 3 × 1, 3 फैक्टर हो गए। 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 × 3 × 1, 10 को 2 × 5 × 1। तो 2 से ज्यादा फैक्टर्स आ रहे हैं इनके, तो ये हमारे कंपोजिट नंबर हो गए। प्राइम नंबर जिसके 2 फैक्टर, कंपोजिट नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर। ठीक है, बात करते हैं को प्राइम नंबर के। को प्राइम नंबर का मतलब होता है ऐसे नंबर्स जिसका जो कॉमन फैक्टर हो वो 1 हो, बस जिसमें कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो। ऐसे नंबर का पेयर जिसमें कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो उसे हम को प्राइम नंबर बोलते हैं। को का मतलब 2 होता है ना, 2 मतलब 2 ऐसे नंबर जिसका कॉमन फैक्टर 1 हो। देखिए जैसे 2, 3 को प्राइम नंबर हो गए जिसमें कॉमन फैक्टर क्या? 1 है। 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर दिख रहा है क्या? नहीं। तो ये हमारे को प्राइम नंबर हो गए। ऐसे 3, 5 ले सकते हैं। ऐसे हम 7, 11 ले सकते हैं। 7, 9 भी हो सकता है। 7, 9 नहीं, हाँ ठीक है, 7, 9 भी हो सकता है। ठीक है, तो को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसमें कॉमन फैक्टर 1 होता है। 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो उसे हम को प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, बात करते हैं ऑड नंबर। तो ऑड नंबर को मैथमेटिकली अगर हम उसकी डेफिनेशन देखें तो वो नंबर जिसके 2n की फॉर्म में लिखा जा सकता है, जिसे हम 2n की फॉर्म में लिख सकते हैं, उसे हम बोलते हैं ऑड नंबर। n क्या है? यहाँ पे n है इंटीजर्स। सॉरी ऑड नंबर 2n + 1 की फॉर्म में लिखते हैं। 2n + 1 की फॉर्म में लिखते हैं। n इंटीजर्स है। अगर n की जगह मैं 1 पुट करूं तो 1, 2 × 1 2 हो जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा। तो 3 जो है एक ऑड नंबर है। ऐसे ही n की जगह 2 पुट करूं तो 2 × 2 = 4 + 1 5, 5 भी ऑड नंबर है।
अगर मैं n की जगह 3 पुट करूं तो 6 + 1 7, तो 7 भी ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर को लिखने का तरीका होता है 2n + 1 की फॉर्म में। वो नंबर्स जो 2n + 1 की फॉर्म में लिखे जाते हैं उसे हम ऑड नंबर बोलते हैं। या फिर हम शॉर्टकट तरीका, या फिर हम बोल सकते हैं आसान वे में, इजी वे में बोले तो वो नंबर जो 2 से पूरे पूरे डिवाइड नहीं होते, जो पूरे पूरे डिवाइड नहीं होते 2 से, उसे हम ऑड नंबर बोलते हैं। ठीक है। इवन नंबर क्या होता है, इसे हम 2n की फॉर्म में लिखते हैं, 2n की फॉर्म में लिखते हैं। n है यहाँ पे इंटीजर्स, अगर n की जगह 1 पुट करूंगा 2 आ जाएगा, n की जगह 2 पुट करूंगा 4 आ जाएगा, n की जगह 2 पुट करूंगा 6 आ जाएगा, 3 पुट करूंगा 6 आ जाएगा। ऐसी सारे नंबर हम इवन सारे नंबर निकाल सकते हैं। तो इवन नंबर 2n की फॉर्म में होते हैं और n यहाँ पे इंटीजर्स होता है। ठीक है। या फिर इजी वे में कहें हम तो इवन नंबर वो नंबर्स होते हैं जिसे हम क्या कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर सकते हैं, या 2 की मल्टीपल। देखिए 2 का टेबल पढ़ना आता है ना, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8, 2 × 5 = 10, 2 का टेबल चलेगा। ठीक है। या फिर 2 से डिविजिबल हो जाएंगे, 2 से पूरे पूरे डिविजिबल हो जाएंगे, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो ये हमारे इवन नंबर है। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा और आप नोट्स बना रहे होंगे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर ये आपको आ गया तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं अपने एग्जाम के अंदर। चलिए अब उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की तरफ बढ़े, डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल अगर आपको पता होगा तो किसी भी नंबर का डिविजिबल है या नहीं है, कितने नंबर से है, या कब डिविजिबल होगा, कौन सा नंबर किससे डिविजिबल होगा, सब कुछ बता सकते हैं। नंबर की हिस्ट्री बोले ना, हिस्ट्री, तो हिस्ट्री बता सकते हैं नंबर की। ये एक क्रोम ब्राउजर है, मान लीजिए एक क्रोम ब्राउजर है, और इसको अगर आप क्लिक करते हैं तो इस पे सारी हिस्ट्री दिख जाएगी नंबर्स की। तो नंबर्स की हिस्ट्री जानने के लिए डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। और मैं बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा आप लोगों को डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है। जिसमें आपको रटने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे टीचर क्या बोलते हैं कि इसको रट लो, ये रट लो, ये रट लो, ये रट लो, तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। कितना रटोगे भाई, अभी तो स्टार्ट किया है नंबर सिस्टम, फिर आगे बहुत सारे चैप्टर्स आएंगे, ट्रिको आएंगे, कितना रटोगे, भूल जाओगे। माइंड लिमिटेड स्टोर कर सकता है मेमोरीज को। ठीक है। तो आप कनेक्ट करना सीखे, आप विजुअलाइज करना सीखे, ताकि आपको जिंदगी भर याद रहे। रटना नहीं है, आपको समझना है। ठीक है। तो मैं बताऊंगा कैसे आप समझ सकते हैं जो जिंदगी भर नहीं भूल सकते। खुद तो पढ़ोगे, दूसरों को भी पढ़ाओगे, ऐसे बताऊंगा मैं। देखिए सबसे पहले 1 से कौन सा नंबर डिविजिबल है, कौन सा नहीं है, ये बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 से सारे नंबर डिविजिबल होते हैं। और एक बात और, ये सारे जो यहाँ पे 1 का हमने जिक्र नहीं किया प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर के अंदर। 1 जो है एक ऐसा नंबर है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, कि 1 एक ऐसा नंबर है जो ना ही प्राइम नंबर है ना ही को प्राइम नंबर है, क्योंकि 1 का फैक्टर सिर्फ 1 है। प्राइम में क्या चाहिए, 2 फैक्टर चाहिए, तो प्राइम नहीं हुआ। को प्राइम में क्या चाहिए, 2 से ज्यादा फैक्टर, मतलब 3 4 5, तो वो भी नहीं हुआ। तो 1 ना तो प्राइम नंबर है ना ही को प्राइम नंबर है। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, और एमसीक्यू टाइप यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंपटीशन में। तो चलिए हम डिविजिबिलिटी रूल के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले 1 की डिविजिबिलिटी देखेंगे। तो 1 की डिविजिबिलिटी रूल तो सबको पता है कि 1 से कौन सा नंबर डिविजिबल है, कौन सा नहीं है, सब बता सकते हैं। 2 की बात करें तो 2 का बहुत ही आसान सा डिविजिबिलिटी रूल होता है हमारे पास। अगर हम 2 की बात करें तो 2 का बहुत ही आसान सा डिविजिबिलिटी रूल होता है, जो भी लास्ट में इवन नंबर आए, लास्ट में क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। लास्ट में इवन नंबर आए, किसी भी नंबर के लास्ट में इवन नंबर हो, तो उसे हम बोलेंगे 2 से डिविजिबल है, 2 से भाग हो जाएगा। 0 2 4 6 8, ठीक है। ये सारे नंबर अगर किसी नंबर के लास्ट में आते हैं तो हम बोल सकते हैं कि वो जो नंबर है वो 2 से डिविजिबल है, 2 से भाग हो सकता है। देखिए कैसे, मान लीजिए मैंने 124 को 2 से डिवाइड करना है, तो मुझे डिवाइड करके पता नहीं करना कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा, मुझे पता करना है 24 2 से डिवाइड होता है क्या। आप बोलेंगे बिल्कुल होता है, हमें तो पता है, वो छोटा नंबर है। तो देखिए उसको आसान तरीका क्या है हमें जानने के लिए, लास्ट में क्या है 4, और लास्ट 4 क्या है, इवन नंबर, तो इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो सकता है ये। अगर मान लीजिए मैंने ये बोला 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 2 से डिवाइड करना है, तो क्या आप डिवाइड कर सकते हैं 2 से? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि ये वाला नंबर जो है 2 से डिवाइड हो सकता है, तो आप बिल्कुल बता सकते हैं कि हाँ ये नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है, क्योंकि लास्ट में इवन नंबर है और इवन नंबर 2 से डिवाइड होता है, 2 की डिविजिबिलिटी रूल कहती है। या फिर अलग टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मान लीजिए 2 + 2 4 3 1 और x,
अपॉन 2। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ये पूरा नंबर 2 से डिविजिबल है, तो x के स्थान पे मिनिमम वो सबसे छोटा नंबर कौन सा आ सकता है, वो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा आ सकता है जिससे कि 2 से पूरा नंबर डिविजिबल हो जाए। x के स्थान पे वो सबसे छोटा नंबर कौन सा हो सकता है जो कि इस पूरे नंबर को 2 से डिविजिबल कर सके, बना सकते। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 2 है, सॉरी 0 है। अगर x के स्थान पे 0 रखेंगे तो वो नंबर पूरा 2 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। और सबसे बड़ा पूछे तो 8 रखना है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। 2 का बहुत ही आसान है। अब 2 का सीख लिया आपने तो आपको 4 का भी आ गया और 8 का भी आ गया। कैसे, चलिए बताता हूं। ये मैंने 2 का बताया आपको। तो 2 का मतलब क्या है, 2 की पावर 1। 2 की पावर 1 का मतलब 2 होता है। अगर मैं 4 का जानने की कोशिश करूं, 4 की डिविजिबिलिटी जानने की कोशिश करूं, मतलब 4 को 2 की फॉर्म में कैसे लिख सकता हूं, 2 की पावर 2 करूं, 2 का स्क्वायर करूं तो 4 आ सकता है ना। 2 का स्क्वायर करूं तो 4 आ सकता है, बिल्कुल ठीक। तो हमें इसमें क्या देखना है, लास्ट के 2 डिजिट। कैसे पता चला, देखिए 2 की पावर 1 है तो हमने लास्ट का 1 डिजिट देखा था, बस लास्ट के 1 डिजिट को चेक कर रहे थे। 2 की पावर 2 है, इसका मतलब क्या है, लास्ट के 2 डिजिट को चेक करना है। अगर 8 की बात करें हम तो ये होता है 2 की पावर 3, मतलब लास्ट के 3 डिजिट, 3 डिजिट, लास्ट के 3 डिजिट देखने होंगे। तो 2 वाले सारे याद हो गए। एग्जाम्पल समझते हैं, देखिए मान लेते हैं मेरे पास है 4201। अब मुझे बताना है कि ये नंबर 4 से डिविजिबल है कि नहीं। तो आप अगर 4 से डिवाइड करते रहेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। आप सेकंड्स के अंदर बता सकते हैं इसे। देखिए लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। क्या 0.4 से डिविजिबल होता है, तो आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं, तो बोल देंगे कि ये नंबर 4 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, बात करते हैं। अगर मान लिया मैंने 1 2 3 4 से डिविजिबल है क्या, तो आप बोलेंगे कि लास्ट के 2 डिजिट देखना है हमें। लास्ट के 2 डिजिट 34 4 से डिविजिबल होता है क्या, 8 चौक 32 होता है, मतलब कि 32 आना चाहिए, लेकिन 34 है, तो ये भी नंबर जो है 4 से डिविजिबल नहीं होगा। अब बात करते हैं, देखिए मान लीजिए 32 है, 32 का 4 से डिविजिबल होगा, तो आपको पता है कि 32 4 से डिविजिबल बिल्कुल होता है। तो कैसे होता है, क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट है 32, 32 4 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अगर बात कर लीजिए 64 की, ये 4 से डिविजिबल होगा। मान लीजिए 1 2 3 4 0, तो किसी भी नंबर के लास्ट में 0 हो तो वो नंबर पूरा डिविजिबल होता है। ठीक है, अब देखिए ये लास्ट में क्या है, लास्ट के 2 डिजिट है 40। 40 4 से डिविजिबल होता है क्या, 44 से डिविजिबल होता है क्या, तो आप बोलेंगे बिल्कुल 44 से डिविजिबल होता है। तो ये पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 का समझ में आ गया होगा ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। अब 8 की तरफ बढ़ते हैं। 8 का देख लेते हैं कि 8 से क्या समझ सकते हैं हम। 8 का एग्जांपल देख लेते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास नंबर है 2357110, मैं पूछूं आप लोगों से कि क्या ये नंबर 8 से डिविजिबल है, तो क्या आप ऐसे करेंगे कि ठीक है 2357110, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, तो 8 2 जा 16 हो गया, तो ये आ जाएगा 16। क्या ऐसे करेंगे, ऐसे निकालेंगे कंपटीशन? नहीं ना, डिविजिबिलिटी रूल पता है आपको कि लास्ट के 3 डिजिट को देखना है। अगर वो 8 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 8 से डिविजिबल हो जाएगा। तो हमें बस 710 को हमें 8 से डिविजिबल करना है। तो देखिए 9 8 72 होता है, तो 8 से 8 8 64, मतलब 8 से 64 हो गया, बचा क्या 64, तो 6 1 7 बच गया। 9 8 72, 8 8 64 बच गया ना, रिमाइंडर कुछ ना कुछ 64, और कितना बच गया 6 बच गया ना। 6 डिविजिबल होता है 8 से, नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। तो रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, मतलब ये पूरा नंबर जो है 8 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो 8 से डिविजिबल के लिए हमें क्या चाहिए, 8 से डिविजिबल कोई नंबर होगा या नहीं होगा, उसके लिए हमें बेसिकली कुछ नहीं देखना होता। 8 के लिए हमें लास्ट के 3 डिजिट देखना होता है, और हमें 4 के लिए लास्ट के 2 डिजिट, और हमें 2 के लिए लास्ट का 1 डिजिट, 2 के लिए लास्ट का 1 डिजिट, 4 के लिए लास्ट का 2 डिजिट, और 3 के लिए
सॉरी 8 के लिए लास्ट का 3 डिजिट, ठीक है। तो इसे रटने की कोई जरूरत नहीं है, आपको पता है कि 2 की पावर 2, अगर 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर होता है 4, तो लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं। 2 का क्यूब होता है 8, तो लास्ट के 3 डिजिट देखने हैं। 8 2 4 8 का क्लियर हो गया। चलिए अब 3 का बढ़ते हैं। 3 का तो इससे भी आसान है, मजा आ जाएगा 3 का जान के। 3 की बात करते हैं, 3 की डिविजिबिलिटी रूल की बात करते हैं। तो 3 का कैसे बताएंगे? सम ऑफ डिजिट। अगर 3 का डिविजिबिलिटी रूल पूछे आपसे, रूल नहीं पूछेगा वो, बिल्कुल नहीं पूछेगा, वो क्वेश्चन पूछेगा कि ये नंबर 3 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो आपको कैसे बताना है? अगर मैं मान लीजिए आपसे पूछता हूं कि 2 4 5 1 2 3 0 2 1, ये नंबर 3 से डिविजिबल है कि नहीं, ये बताना है आपको। ये नंबर क्या 3 से डिवाइड हो जाएगा या नहीं, ये बताना है आप लोगों को। तो आप लोग कितना टाइम लगाएंगे इसको करने के लिए? अगर आपको ये पता है कि सम ऑफ डिजिट करने पर, अगर सम ऑफ डिजिट करें, हम डिजिट का सम करें, अगर वो 3 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा। अगर ये पता है तो आप इजीली कुछ ही सेकंड्स के अंदर निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, हमें पता है कि सम ऑफ डिजिट करें, अगर वो 3 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा। तो 4 2 6, 6 और 5 11, 11 और 1 12, 12 और 2 14, 14 और 3 17, 17 और 2 19, 19 और 1 20, 20 3 से डिविजिबल नहीं है। तो ये पूरा नंबर जो है 3 से डिवाइड नहीं हो सकता, पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो सकता, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि चलिए आप सोच रहे होंगे 30, आपको ये तो पता है ये 33 से डिविजिबल होता है, लेकिन कैसे पता कि 3 और प्लस 0 करेंगे तो 3 आएगा ना, 3 3 से डिविजिबल होता है, इसलिए ये 3 से डिविजिबल है, ठीक है। अगर मैं बात करूं 34 की, 34 जो है 3 से डिविजिबल होगा क्या? तो आप बोलेंगे ये 4 है, ये 3 है, तो 7 हो जाएगा। तो 7 3 से डिविजिबल नहीं होता, तो नहीं होगा, ठीक है। तो 3 से डिविजिबल होने का बहुत ही आसान तरीका है, क्या है कि सम ऑफ डिजिट क्या होने चाहिए, 3 से डिविजिबल होने चाहिए। अब 3 का सीख लिया आपने, तो 9 का भी आ गया आप लोगों को। अगर 3 का आ गया आप लोगों को तो 9 का भी आ गया। कैसे? चलिए बताता हूं। इस 3 की पावर 1 है, ठीक है। अगर 3 का स्क्वायर करूं मैं, 3 का ही बड़ा भाई है ना, 9 जो है 3 का ही बड़ा भाई है ना, 3 का स्क्वायर करूं तभी तो 9 आता है। तो 3 का जो रूल है वो भी 9 का, वही रूल जो है 9 का होगा, ठीक है। मतलब सम ऑफ डिजिट अगर 9 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 9 से डिविजिबल होगा, ठीक है। सम ऑफ डिजिट 9 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 9 से डिविजिबल होगा। चलिए देखते हैं कैसे। मान लीजिए आपने कोई नंबर बोला 29194638 ये नंबर क्या 9 से डिविजिबल है क्या? तो चेक करना पड़ेगा। तो 9 और 1 10, 10 और 2 12, 12 और 9 कितने होते हैं? 12 और 9 21, 21 और ये 10 31, 31 और ये हो गया 11, 31 और 11 कितने होते हैं? तो ये हो गया 42, 42 और 5 47, 47 3 से डिविजिबल, सॉरी 9 से डिविजिबल नहीं है, तो ये पूरा नंबर 9 से डिविजिबल नहीं होगा। या फिर आप दूसरा तरीका भी देख सकते हैं। अब प्लस ही क्यों करें, जो भी 9 से डिविजिबल नंबर दिख रहा है यहाँ पे उसको हम कैंसिल कर देंगे, काट देंगे। जैसे 9 9 से डिविजिबल होता है, कैंसिल हो गया। ये 9 से डिविजिबल होता है, कैंसिल हो गया। 3 + 6 9 से डिविजिबल हो जाएगा, कैंसिल हो गया। 8 और 4 12, 8 4 12, 12 और 2 14, 14 और 5 कितने होते हैं? 14 और 5, 14 और 5 हो गए 19। तो 19 9 से डिविजिबल नहीं होता, इसलिए ये पूरा नंबर भी 9 से डिविजिबल नहीं होगा। तो 9 से डिविजिबल के लिए, 3 से डिविजिबल के लिए सम ऑफ डिजिट करते हैं। सम ऑफ डिजिट अगर 3 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा, और सम ऑफ डिजिट अगर 9 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 9 से डिविजिबल होगा। तो हमने कौन कौन से नंबर से देख लिया डिविजिबिलिटी रूल? हमने 2 का देख लिया, हमने 3 का देख लिया, हमने 4 का देख लिया, हमने 9 का देख लिया, हमने 8 का, सॉरी हमने 8 का देख लिया, हमने 9 का देख लिया। तो चलिए इसके बीच में 5 भी आता है और 6 भी आता है, तो 5 का देख लेते हैं। 5 का सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, सिंपल नहीं बहुत ही सिंपल है, सिंपल वर्ड भी उसके लिए सिंपल हो गया। 5 का देख लेते हैं। 5 का डिविजिबिलिटी रूल देखने के लिए लास्ट में की डिजिट जो होनी चाहिए, लास्ट डिजिट
क्या होना चाहिए, 5 या 0। लास्ट डिजिट अगर किसी नंबर की लास्ट डिजिट जो है 5 होती है या 0 होती है तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है, देखते हैं कैसे। मान लेते हैं लास्ट डिजिट है 50, मान लेते हैं 50 कोई नंबर है, 5 से डिविजिबल है क्या, तो देखेंगे लास्ट डिजिट 0 है, हाँ 5 से डिविजिबल है। मैंने बोला 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी बोल दिया मैंने, 5 0, लास्ट डिजिट क्या है 0 है तो 5 से डिविजिबल होगा। अगर मैं बोलूं कि लास्ट डिजिट इसकी 4 है तो 5 से डिविजिबल होगा, नहीं होगा। अगर मैं बोलूं लास्ट डिजिट इसकी 5 है तो लास्ट डिजिट 5 तो 5 से डिविजिबल होगा। मतलब 5 से डिविजिबल होने के लिए लास्ट डिजिट को 5 होना पड़ेगा, 5 या 0 होना पड़ेगा। ठीक है, 5 का हो गया। अब 10 का भी देख लेते हैं। 10 का तो बताने की जरूरत ही नहीं है, खैर बता देता हूं। 10 का क्या लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए, लास्ट डिजिट 10 के लिए 0 होना चाहिए। अगर लास्ट डिजिट 0 है तो वो नंबर पूरा 10 से डिवाइड होगा। या 10 का दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं कि 10 का फैक्टर करेंगे तो 2 और 5 आ जाएगा। तो अगर कोई नंबर 2 और 5 से डिविजिबल है तो वो 10 से भी होगा। इसी प्रकार से हम 6 का देखते हैं। 6 नंबर है, 6 के डिविजिबिलिटी रूल देखे तो 6 का फैक्टर होता है 2 और 3। तो कोई नंबर 2 और 3 से डिविजिबल है तो वो 6 से भी होगा। मान लेते हैं, देखिए 1 2 3 4 5। ठीक है, अब ये नंबर अगर 2 और 3 से डिविजिबल है तो 6 से भी डिविजिबल होगा। लेकिन हमें पता है 2 से डिविजिबल होने के लिए लास्ट में इवन नंबर चाहिए, लेकिन लास्ट में 5 ऑड नंबर है तो ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा। अगर 2 से डिविजिबल नहीं होगा तो ये 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। कोई नहीं कर सकता, दुनिया का कोई इंसान नहीं है तो इसे 2 से डिविजिबल कर सके या 6 से डिविजिबल कर सके। ठीक है, समझ गए इतना। चलिए और कौन सा बच गया, 7 का बच गया। तो 7 का बेसिकली कोई रूल नहीं होता, रूल होता है तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। जितना रूल में टाइम वेस्ट करेंगे आप इंडिविजुअली 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 7 का जब भी आए 7 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। मान लीजिए 7 को 7 से मल्टीप्लाई करना 49, तो 7 को 7 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, डिवाइड करके देख लीजिए कि 7 से डिविजिबल है कि नहीं। ठीक है, और एक लास्ट 11 का डिस्कस कर लेते हैं कि 11 से कोई नंबर डिविजिबल है कि नहीं। तो वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, 11 से डिविजिबल है कि नहीं। तो सम ऑफ ऑड प्लेसेस माइनस सम ऑफ इवन प्लेसेस, क्या सम ऑफ ऑड प्लेसेस माइनस सम ऑफ इवन प्लेस। अगर सम ऑफ ऑड प्लेस माइनस सम ऑफ इवन प्लेस करे और इसका रिजल्ट 0 या 11 के फैक्टर आए, 11 का मल्टीपल आए, तो हम बोल सकते हैं 11 का मल्टीपल आए तो हम बोल सकते हैं कि ये जो पूरा नंबर है वो 11 से डिविजिबल होगा। अभी समझ नहीं आएगा, एग्जाम्पल बताऊंगा तो आप बोलेंगे इतना आसान होता है क्या। देखिए एग्जाम्पल, अगर मैंने बोला कि 2 4 6 8 1 0 ये 11 से डिविजिबल है कि नहीं है ये चेक करना है हमें। तो सम ऑफ ऑड प्लेसेस बोला मैंने, ऑड मतलब एक छोड़ के एक जोड़ना है। ये इन दोनों को जोड़िए, इन दोनों को जोड़िए, 2 और 6 कितने हो गए 8, 8 और 1 9। तो ऑड प्लेसेस का सम कितना है 9 आया। डिफरेंस लेना है सम ऑफ इवन प्लेसेस, मतलब 2 ये हो गया 4 और ये हो गया 9 8 और ये हो गया 0, तो 8 4 12 हो गया, तो यहाँ पे लिख देंगे 12। अब 9 में से 12 गए कितने बचते हैं -3, तो ये आ जाएगा -3। अब -3 क्या 11 का फैक्टर है, नहीं है। और -3 क्या 0 है, 0 के बराबर है, नहीं है। तो ये 11 से डिविजिबल नहीं होगा ये नंबर। चाहे तो आप कैलकुलेटर निकाल के चेक कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने बोला 1 2 1, ठीक है, आपको पता है 11 का स्क्वायर है ये 11 से डिविजिबल है कि नहीं, तो ये तो सबको पता है कि 11 से डिविजिबल है, 11 का स्क्वायर है तो। लेकिन इस पे अगर आप अपनी कंडीशन अप्लाई करें, अपना जो कंसेप्ट है वो अप्लाई करें तो कैसे होगा। देखिए सम ऑफ ऑड प्लेसेस, ऑड प्लेसेस का सम मतलब 1 + 2 करेंगे, 1 + 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा। और इवन प्लेसेस पे तो एक ही नंबर है तो एक नंबर, और डिफरेंस तो 2 - 2 0 हो जाएगा। तो 0 अगर 0 आता है इनका डिफरेंस लेके तो वो हमारे 11 से नंबर डिविजिबल होंगे। अगर 11 का मल्टीपल आता है तो 11 से डिविजिबल होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको सारे नंबर्स 1 से लेके 11 तक सारे कंसेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। बाकी के जो आगे के नंबर्स है वो आप इन्हीं की हेल्प से निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए 12 है,
तो 6 इंटू 2 कर सकते हैं, ठीक है, या फिर 4 इंटू 3 कर सकते हैं। तो ऐसे नंबर्स आप मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। मान लीजिए मैंने बोला कोई नंबर 88 से डिविजिबल है, वो चेक करना है, तो कैसे करेंगे? 88 क्या होता है? जिसमें कोई भी एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ऐसे इसके गुणनखंड करने हैं, फैक्टर्स करने हैं जिसमें एक के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो। तो 8 इंटू 11 कर दिया, एक कॉमन है, इसके अलावा कुछ कॉमन नहीं है। और 8 इंटू 11, 11 इंटू 8 क्या होता है? 80 होता है ना। तो 11 से अगर डिविजिबल नंबर होगा वो, और 8 से डिविजिबल होगा, तो 88 से भी डिविजिबल होगा। तो ऐसे बाकी नंबर्स को हम देख सकते हैं। उम्मीद करता हूं आप समझ चुके होंगे। और आपके लिए ये रहा वही वाला कंसेप्ट जो मैंने अभी बताया आप लोगों को, लिख के लाया हूं मैं आप लोगों के लिए। और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले ले, मैं साइड हट जाता हूं, स्क्रीनशॉट ले ले, ताकि आपको ये बहुत ही काम आने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट है ये डिविजिबिलिटी रूल का। अगर आप इसे सीख जाते हैं तो आप सारे क्वेश्चन धड़ाधड़ 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 कर सकते हैं। जैसे राहुल गांधी का वो कंसेप्ट सुना है ना, खटाखट खटाखट खटाखट, तो ऐसे खटाखट क्वेश्चन होंगे अगर ये आपको क्लियर होंगे। उम्मीद करता हूँ स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब इसकी के बेस पे देखते हैं हमें कितना समझ में आया, कितना नहीं आया, क्वेश्चन के थ्रू जानते हैं और समझते हैं। तो आप जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे आंसर के, क्या आंसर होगा क्या नहीं होगा, और अप्लाई करते हैं अपने कंसेप्ट्स को। अगर कंसेप्ट आपको याद नहीं है तो कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज करके देख लीजिए, आपने नोट्स तो बना ही लिया होगा। आप पहले खुद ट्राई कीजिए, फिर सॉल्यूशन देखिए, ताकि आपका रिवीजन साथ साथ होता रहे। देखिए अभी हमने पढ़ा, उसका रिवीजन कर लेते हैं। आपको बोला है कि जो 583x437 जो है वो कंप्लीटली डिविजिबल है 9 से। तो x के स्थान पे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा आएगा? आपको क्या बोला है? 583x4 3 और 7, ये जो है 9 से डिविजिबल है। तो x के स्थान पे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा? तो 9 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहती है कि सम ऑफ डिजिट करें, अगर सम ऑफ डिजिट 9 से डिविजिबल है तो वो पूरा नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। तो देखिए अगर सम ऑफ डिजिट करते हैं तो ये हो जाएगा 8 और 5 कितने होते हैं? 8 5 13, 13 और 3 16, 16 और 4 20, 20 और 10 30, 30 प्लस एक्स आ रहा है, 30 प्लस एक्स आ रहा है, ठीक है। तो 30 एक्स का x से डिविजिबल तो नहीं होता। x से डिविजिबल कौन कौन सा होता है? 9 से डिविजिबल कौन कौन सा होता है? 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौके 36। या तो 27 हो सकता है, 36 हो सकता है। x नेगेटिव नंबर ले नहीं सकते हम, ठीक है, होल नंबर बोला, होल नंबर नेगेटिव तो होता नहीं है। तो इसको 36 बनना पड़ेगा। 36 बनने के लिए x की जगह क्या पुट करना चाहिए हमें? तो x की जगह अगर 6 पुट कर देते हैं तो 30 प्लस 6 36 हो जाएगा, और 36 9 से डिविजिबल हो जाएगा 4 बार में। तो आंसर आ जाएगा 4। तो x की जगह क्या पुट करना चाहिए हमें? 6। तो आंसर क्या आएगा हमारा? 6। तो आंसर होगा हमारा 6, ठीक है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर, चाहे कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं नंबर सिस्टम से। देखिए सेकंड क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि 8x9784 को डिविजिबल है 11 से, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की जगह क्या पुट कर सकते हैं, क्या वैल्यू है x की? देखिए आपको बोला 8x9784, ये जो है किससे डिविजिबल है? 11 से डिविजिबल है। 11 की डिविजिबिलिटी रूल बताई थी मैंने आपको कि कोई भी नंबर अगर 11 से डिविजिबल है तो क्या सम ऑफ ऑड प्लेसेस और सम ऑफ इवन प्लेसेस के डिफरेंस अगर 0 या 11 का मल्टीपल आए तो वो 11 से डिविजिबल होगा। चलिए करते हैं, सम ऑफ ऑड प्लेसेस लेते हैं। तो 8 एक एक छोड़ के लेना है, एक एक छोड़ के प्लस करना है। तो 8 8 16, 16 और 9 कितने होते हैं? 16 और 9 25, ये हो गया 25। ऑड प्लेसेस तो 25 आ गया। इवन प्लेसेस करें तो x प्लस 7 प्लस 4, तो 7 और 7 4 11, 11 प्लस x, तो इवन प्लेसेस पे आ गया 11 प्लस x, ठीक है। तो हमें बताया गया था, देखिए अगर ब्रैकेट को ओपन करें तो क्या आ जाएगा? 25 माइनस 11 माइनस x। मैं कुछ और सोच रहा था, कोई और ट्रिक बताने की सोच रहा था। चलिए पहले अप्लाई करते हैं नॉर्मल वे। ये आ जाएगा 14 और ये आ जाएगा x। तो अगर मैं 14 में से क्या माइनस करूं कि वो 11 का मल्टीपल हो जाए? आप सभी को पता है अगर 14 में से हम 3 माइनस करेंगे तो 11 आ जाएगा। 11 का मल्टीपल होता है, 11 1 जा 11, ठीक है। तो अगर हम x की जगह ऐसा क्या वैल्यू पुट करें
कि वो 11 का मल्टीपल हो जाए। x की जगह अगर हम 14 पुट करें तभी भी हो सकता है, लेकिन सिंगल डिजिट का नंबर 14 तो नहीं हो सकता ना। अगर x की जगह 14 पुट करें तो 14 माइनस 14 जीरो होता है और जीरो 11 का मल्टीपल होता है, ठीक है। लेकिन सिंगल डिजिट 14 सिंगल डिजिट थोड़ी ना, सिंगल डिजिट नंबर पुट करना है यहाँ पे हमें, सिंगल डिजिट, ठीक है। तो x की जगह अगर हम 3 पुट करें तो 14 माइनस 3 हो जाएगा हमारा 11, तो 11 से डिविजिबल होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3। x की जगह क्या पुट करना चाहिए 3, ठीक है। x की जगह हमारा पुट करना चाहिए 3, तो आंसर होगा 3। जिसका जिसका आंसर 3 आ रहा है, वेल डन, बहुत ही अच्छा कर रहे हैं आप लोग, बहुत ही आगे जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर देख लेते हैं। अगला नंबर क्या है 3 4 5, 3 4 5 a और 7 इस डिविजिबल बाय 11। 11 से डिविजिबल है तो a के स्थान पे क्या आना चाहिए, 11 से डिविजिबल है तो देखिए 11 से कोई भी नंबर डिविजिबल होता है तो वही चीज जो बताई थी ऑड इवन, तो 1 3 5 7, 7 और 3 10 और 5 15 हो गया। और इवन नंबर की बात करें तो 4 प्लस 1, तो यहाँ पे लिख देंगे 4 प्लस a, ब्रैकेट ओपन करें तो यह आ जाएगा 4 प्लस a, तो यह आ जाएगा 11 प्लस सॉरी माइनस a, यहाँ पे माइनस a था, 11 माइनस a। ओके, अब a की जगह ऐसा कौन सा नंबर पुट करूं कि वो 11 का मल्टीपल बन जाए। तो a की जगह 11 तो पुट नहीं कर सकता ना, सिंगल डिजिट पुट करना वहां पे। तो a की जगह अगर मैं 0 पुट करूंगा तो 11 में से 0 माइनस करूंगा 11 आएगा, 11 का मल्टीपल है, तो a की जगह क्या पुट करना चाहिए, क्या पुट करना चाहिए 0। तो आंसर क्या आएगा 11 का मल्टीपल। देखिए बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान, ठीक है। आपको बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए और कंसेप्ट मैंने अच्छे से क्लियर करवा दिया। अब देखिए 2 डिजिट के नंबर आ गए। मान लीजिए आपके पास है, क्वेश्चन में बोला 3 5 7 y 2 5 x इज डिविजिबल बाय 3 एंड 5। ये 3 और 5 से डिविजिबल है, तो आपको बताना है x और y की जो प्लेस है उस पर क्या आएगा। तो 5 से डिविजिबल होने के लिए क्या होना चाहिए पहले ये बताइए। सबसे पहले 5 का देख लेते हैं। 5 से डिविजिबल होने के लिए लास्ट में x की वैल्यू या तो 0 होनी चाहिए या फिर क्या होनी चाहिए 0 या फिर 5। तो x की वैल्यू 2 हो सकती है, या तो 0 हो सकती है या फिर 5 हो सकती है, ठीक है। 0 हो सकती है 5 हो सकती है, तभी 5 से डिविजिबल हो सकता है। तो एक बार 0 रख के पुट करेंगे, एक बार 5 रख के पुट करेंगे। तो x की जगह एक बार अगर हम 0 रख के पुट करते हैं, x की जगह एक बार हम 0 रखें और सॉल्व करें। सॉल्व क्या करते हैं, x के डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि नंबर की डिजिट को प्लस करो, अगर 3 से डिविजिबल है तो सारा नंबर 3 से डिविजिबल होगा, तो डिजिट को प्लस कर देते हैं। 3 + 5 8 हो जाएगा, 8 ये हो जाएगा 15, 8 + 7 15, 15 और 5 हो जाएगा 20, 22, 22 प्लस y, 22 प्लस y। तो y के स्थान पे ऐसे कौन सा नंबर आना चाहिए जैसे कि 3 का मल्टीपल बन जाए। तो 24 होता है ना 3 का मल्टीपल, तो y के स्थान पे अगर मैं 2 रख दूं तो 24 बन जाएगा जो 3 का मल्टीपल है, ठीक है। हमने 0 रखा तो ये आया, हम अगर यहाँ पे 5 रखते तो क्या आता, 5 रखेंगे तो 5 5 10 हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा 10 20, 20 + 2 22। एक सेकेंड, 10 और 10 20 25 27, तो ये हो जाएगा 27 + y, 27 + y। तो y की जगह पे क्या रखे कि वो 3 का मल्टीपल हो जाए, तो y की जगह पे अगर 0 रखेंगे तो 27 + 0 27 हो गया, और 27 3 से डिविजिबल होता है, तो y के स्थान पे 2 है 0 आ सकता है, और x के स्थान पे क्या आ सकता है 5 या 0 आ सकता है। तो वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि ऑप्शन में क्या क्या ऑप्शन दिया हमारे पास, ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अब आपको बोला गया है कि इफ नंबर कौन सा है हमारे पास, नंबर हमारे पास 0 0 5 x 4 इज डिविजिबल बाय 8। 8 से डिविजिबल होना चाहिए तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या होना चाहिए, स्मॉलेस्ट इंटीजर क्या आएगा x के स्थान पे, जल्दी बताइए। x से डिविजिबल होता है कोई, सॉरी 8 से डिविजिबल होता है कोई नंबर, तो x के स्थान पे कौन सा नंबर आना चाहिए, x के स्थान पे कौन सा नंबर आए कि 8 से डिविजिबल हो जाए। तो x के स्थान पे देखिए 8 से डिविजिबल होने के लिए लास्ट के 2 नंबर को देखना होता है हमें,
लास्ट के 2 नंबर को देखना होता है। अगर मैं यहाँ पे 0 पुट करूं तो 0 4 8 से डिविजिबल नहीं होता, ठीक है। ये अपना माइंड में कर सकते हैं, अपने मन में इतना कर सकते हैं। अगर मैं ये 1 पुट करूं तो 14 8 से डिविजिबल नहीं होता। अगर मैं यहाँ पे 1 की जगह 2 पुट कर दूं तो 8 किया 24 होता है, 8 से डिविजिबल हो जाएगा। तो x की जगह 2 पुट करने पे 8 से डिविजिबल हो जाएगा। और 2 सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, वो ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर है 2 जिसको अगर पुट करे तो वो 8 से डिविजिबल हो जाएगा पूरा नंबर, ठीक है। बड़ी सिंपल था। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार से 7 8 5 x 3 6 7 8 y डिविजिबल बाय 72। अब आप बोलेंगे 72 तो हमने पढ़ा ही नहीं, तो 72 कहां से आ गया ये, ठीक है। 72 तो आपने पढ़ा ही नहीं, तो 72 कहां से आ गया, हो 72 से करना है। तो 72 मैंने बताया कि आपको अगर 2 चीजें याद होगी, जो मैंने 11 तक के डिविजिबिलिटी रूल बताया, अगर वो याद होगी तो आप किसी भी नंबर का निकाल सकते हैं। 72 तो मैंने बताया 2 ऐसे फैक्टर करने हैं जिसमें कॉमन फैक्टर 1 आए, तो 9 और 8 कर देंगे, 9 8 72 होता है। तो अगर ये नंबर 9 और 8 से डिविजिबल है तो 72 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। तो 9 से डिविजिबल करने के लिए डिजिट का सम करना होता है, और 8 से क्या, लास्ट के 2 डिजिट देखना होता है। तो अगर मैं y की जगह यहाँ पे मैं अगर y की जगह 0 पुट कर दूं तो ये लास्ट के 2 डिजिट 80 हो जाएंगे। 80 8 से डिविजिबल होता है, तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 0 आ गई। y की वैल्यू 0 आ गई तो आप सम ऑफ डिजिट करेंगे, 9 से डिविजिबल होगा, तो फिर हम बोल देंगे कि हाँ नंबर है। देखिए अब जो 9 से डिविजिबल है मैं वो डिजिट को काट रहा हूँ, जैसे 6 + 3 9 से डिविजिबल हो जाएगा, 9 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। और 7 7 14 1 15 15 नहीं होता 18 होता, तो 7 7 14 1 15 15 और 5 15 और 15 30 और 5 35 35 35 क्या डिविजिबल होता है 9 से, तो 9 चौक 36 होता है। अगर 1 और होता तो डिविजिबल हो जाता, तो मतलब x की जगह 1 रख देंगे तो 36 बन जाएगा, और 36 डिविजिबल हो जाएगा 9 से। तो x की जगह क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, y की जगह 0 है। तो हमें क्वेश्चन में पूछा x - y क्या होगा, मतलब 1 - 0 क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। इससे आसान क्वेश्चन तो कोई हो ही नहीं सकता। बहुत ही सिंपल, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। इसी के साथ ये क्लास यहीं पे समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आपका नंबर सिस्टम पूरा क्लियर हो चुका होगा। लेकिन थम जाइए, ये पहली वीडियो है नंबर सिस्टम की, अभी तो ये बेसिक है। अभी नंबर सिस्टम का हम बेस मजबूत करते करते बहुत ही हाई लेवल तक जाने वाले हैं। नंबर सिस्टम का पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 ऐसे चलते जाएंगे, और टाइप वाइज क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट करेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो को आपने एंड तक देखा होगा और सीखा होगा और नोट्स बनाया होगा। मिलेंगे इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हंसते रहिए।